बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपको इस न्यू वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। नहर स्वीज़ के ऊपर आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैंने सोचा कि ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से पूरी तफसील से आपको बताऊँ कि नहर स्वीज़ जहाँ पे आजकल ये एवर गिवन एक बहुत बड़ा शिप फंसा हुआ है, ये शुरू कहाँ से हुई और कैसे हुई, इसके बारे में जब देखा मैंने तो ये एक फ्रांसीसी सफारतकार जो मिस्र में उस वक्त तैनात था, उसने ये तजवीज़ पेश की थी। मिस्र के उस वक्त के हुक्मरान या वाइसराय या जो करता धरता थे उस वक्त मिस्र के, उनके सामने इस नहर की तजवीज़ पेश की, जिसने जो कि बैर अहमर और मेडिटेरियन सी बैर रूम को जिसने आपस में जोड़ना था। उससे पहले कार्गो को एक पूरे अफ्रीका से जो है चक्कर काट के दूसरे साइड पे आना पड़ता था। तो ये तजवीज़ बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ थी, जिसको कि बहुत सी मुशावरत के बाद कबूल कर लिया गया। और सईद पाशा थे उस वक्त वाइसराय जो या हुक्मरान थे जो मिस्र के, तो उन्होंने इस तजवीज़ को मंजूर करते हुए 1857 में इसका काम शुरू किया या 1859 में। और बातचीत के बाद सुएज़ कैनाल कंपनी बनाई गई, जिसको कि ये काम सौंपा गया। और 10 साल के बड़े अरसे में और 15 लाख मज़दूरों की शबानो रोज़ मेहनत की वजह से ये 1869 में जाके ये तैयार हुई सुएज़ कैनाल, जो कि उस वक्त तकमील के वक्त इसकी लंबाई 164 किलोमीटर और गहराई 8 मीटर थी। बाद में बहुत सा काम होता रहा इसके ऊपर और वक्तन फ़क्तन इसको गहरा भी किया गया। और जब लास्ट इसका जो थी वो लंबाई और चौड़ाई वो थी इसकी 193.30 किलोमीटर लंबाई थी इसकी और 24 मीटर गहराई थी और 205 मीटर इसकी चौड़ाई थी सुएज़ कैनाल की। ये सिंगल लाइन कैनाल है, लेकिन बाज़ जगह पे इसको इतना चौड़ा किया गया है कि 2 शिप्स भी आपस में क्रॉस कर सकते हैं। फिर 23 मार्च को एक वाक़या पेश आया कि एवरग्रीन एक बहुत बड़ा जहाज़ जिसकी लंबाई के तकरीबन 400 मीटर यानी 1300 फीट, दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ जो कि चाइना से नीदरलैंड जा रहा था, ये तकरीबन 20,000 कंटेनर की कैपेसिटी वाला जहाज़ है ये, जो कि 4 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है इसकी लंबाई। ये जहाज़ 23 मार्च को जब इसमें एंटर हुआ तो उस वक्त था स्ट्रॉम था, डस्ट स्ट्रॉम था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, गर्द गुबार था, लेकिन जहाज़ को दाखिल किया गया सुएज़ कैनाल में। ये इस कैनाल का बहुत पूरी दुनिया के अनुसार तकरीबन 13% पूरी दुनिया की तजारत जो होती है वो इस कैनाल से होती है। और रोज़ाना तकरीबन जो है ना 70 से 80 बहरी जहाज़ इसको क्रॉस करते हैं और मिस्र को इससे $14 मिलियन रोज़ाना की आमदन होती है। और ये तकरीबन $6 अरब एक साल की आमदन है मिस्र को सिर्फ इस एक नहर सुएज़ से, टैक्स की मद में। आपको पता है कि ये $6 बिलियन IMF से लेने के लिए पाकिस्तान को कितने पापड़ बेलने पड़े, कितनी बार टैक्स बढ़ाना पड़ा, बिजली महंगी करनी पड़ी, गैस महंगी करनी पड़ी। और अभी जो उन्होंने 500 मिलियन की ग्रांट दी है उस पर भी बहुत सी बातें हैं जो कि अगली वीडियो में किसी में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, रज़ा बाकर साहब के बारे में और या हफीज़ शेख के बारे में। तो $6 बिलियन जो है उसको मिस्र को सालाना आमदन है इस एक नहर सुएज़ से और $14 मिलियन रोज़ाना की। ये शिप जो एवर गिवन था चाइना से चला और उसने जाना था नीदरलैंड, ये वहाँ पे आके स्टक हुआ जहाँ पे सिंगल लाइन थी। अब कह रहे हैं कि मिस्री अथॉरिटी ने पहले तो बताया कि भाई ये तो बहुत डस्ट स्टॉर्म था और बहुत तेज़ हवा थी जिसने इतने बड़े हैवी शिप को, दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ है जिसका कि 2.5 लाख टन वज़न है और उसके ऊपर 20,000 तकरीबन कंटेनर आते हैं। उस पता नहीं कितने थे, लेकिन 20,000 कंटेनर की गुंजाइश का ये बहरी जहाज़ है। और इतनी तेज़ हवा ने सिर्फ इसी को मोड़ा, सिर्फ
आगे जो है वो 13 बहरी जहाज़ और भी निकले हैं, और इससे पीछे भी 15-18 और भी थे। बहरहाल 6 दिन तक ये बहरी जहाज़ फंसा रहा, और बहुत मेहनत के बाद, बहुत टीमों के बाद, बहुत टग बोट्स लगी इसके साथ, एक्सीवेटर ने खुदाई भी की साइडों से, और बड़ी मुश्किल से इसको रवां किया गया। उस वक्त तो सब जब काम में लगे रहे थे तो किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या, कौन थे, कौन चलाने वाले थे। तो ये फिर बाद में पता चला कि ये तो 20 के 20 इंडियन थे, इंतहाई निकम्मे लोग, और पूरा क्रू जो था वो इंडियन था। शिप जापानी है, इसको एक ताइवानी कंपनी ऑपरेट करती है, एवरग्रीन को, और जो अमला था वो पूरा 20 का 20 इंडियन अमला था। इससे पहले जो जहाज़ गुजरे उन पे तो कोई असर नहीं हुआ। इससे पहले वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने आके आसपास के लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि भाई ये तो बहुत पहले से भी ऐसा तूफ़ान आते रहे हैं, और इससे ज़्यादा तूफ़ान आते रहे हैं, और उस तूफ़ान के दौरान भी यहाँ पे ट्रैफिक नहीं रुकी, बहरी जहाज़ की कोई ट्रैफिक यहाँ पे नहीं रुकी और चलती ही रही, और कभी ये हादसा ऐसा पेश नहीं आया जो अभी पेश आया। बहरहाल फ़िलहाल तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया उनको, लेकिन उम्मीद है कि ये लोग इसराइल, अमेरिका और इंडिया मिलकर उनको छुड़ा ही लेंगे। 6 दिन माल फंसा होने की वजह से बहुत नुकसान हुआ पूरी दुनिया को भी, और $9 बिलियन की रोज़ाना की तजारत मुतासर हुई 6 दिन तक, और छठे दिन उसको जो है रिलीज़ किया गया। अभी ये तो तहकीकात से पता चलेगा कि ये कोई साजिश थी, और मैं अभी आपको बताऊंगा भी कि कैसे इसको जोड़ा जा सकता है। कि उधर तो जापान है जिसका ये जहाज़ है, वो भी अमेरिका का इत्तेहादी है। ताइवान है जो कंपनी इसको चला रही है, वो भी अमेरिका का इत्तेहादी और दोस्त है। अभी अमेरिका और इंडिया भी बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं आपस में, सब कुछ है इनका। जहाज़ जापान का, कंपनी जो इसको ऑपरेट कर रही है वो ताइवान की, और पूरे का पूरा 20 क्रू वो सारा इंडियन, और जहाज़ आके स्टक हो गया नहर स्वीज़ में। और दोनों साइड में तकरीबन 400 जहाज़ फंसे रहे हैं 6 दिन तक। शुरू में तो कम थे, लेकिन 6 दिन के दौरान जो जितनी देर ये जहाज़ फंसा रहा, तो दोनों साइड में तकरीबन 400 जहाज़ स्टक हुए वहाँ पे। और ये चूँकि बहुत शॉर्ट रूट है, दूसरी तरफ से तो पूरे अफ्रीका को अगर चक्कर काट के आएंगे तो 12 दिन का ज़्यादा फासला पड़ता है चक्कर काट के आने में। अफ्रीका के पूरे इलाके को जब चक्कर काट के इस साइड में आते हैं तो 12 दिन का वक्फा है, यानी 30% ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ से। अब 1963 का एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सामने आया है अमेरिका का, जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर नहर स्वीज़ के पैरेलल एक और नहर बनाना चाहता है, जो कि 1966 में सामने आया। 1963 का ये डॉक्यूमेंट 1966 में सामने आया, लेकिन खित्ते के हालात की वजह से और उनको कोई सियासी मैदान खुला नहीं मिला, जिसकी वजह से इस पर अमल ना किया जा सका। अब तो आपको पता है कि बहुत से ममालिक के आसपास इसराइल के तल्लुकात ठीक हो गए हैं, और अभी इनका कुछ प्लान ये बन रहा है कि इसराइल से एक और नहर स्वीज़ की तरह एक और नहर निकाली जाए, जो कि इन दोनों समुद्रों को आपस में मिला दे। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक अमेरिका का प्लान था, इससे पहले ये जो नहर स्वीज़ है 5 बार बंद हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा दिन ये बंद रही थी 1967 की जंग में। 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान भी इस नहर को बंद कर दिया गया था, और बहुत परेशानी हुई थी पूरी दुनिया को, क्योंकि वो ज़्यादा दिन के लिए बंद रही थी, और तेल की सप्लाई और तजारत जो है ना वो पूरी रुक गई थी, माल की सप्लाई सब रुक गई थी। और ईरान के साथ इन्होंने एक मंसूबा बनाया था कि तेल पाइपलाइन जो है इसराइल से गुजार के इसराइल के समंदर में, ताकि वहाँ से सप्लाई जारी रखी जा सके। लेकिन वो शाह ईरान की जब तख्ता उल्टा गया तो उसके बाद वो मंसूबा वहीं पर रुक गया, जिसको कि अब कुछ अरब ममालिक के साथ मिल के दोबारा शुरू करने का इरादा रखते हैं ये अमेरिका। और अमेरिकन प्लान के मुताबिक ये इसराइल का डेजर्ट है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो जाए,
लेकिन ये इसराइल का जो सिरा है उसमें इनका प्रोग्राम ये है कि छोटे एटमी हथियारों की मदद से 160 मील का रास्ता बनाया जा सकता है। और इनके मुताबिक इस मंसूबे में 2 मीटर की 4 न्यूक्लियर डिवाइसेस हर मील के बाद लगाई जा सकती हैं या लगाई जाएंगी। जो इनका मंसूबा है, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से रिलीज़ हुआ, ये तो 1963 का डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये सामने आया 1966 में। उसके मुताबिक हर मील पर 2 मीटर की 4 न्यूक्लियर डिवाइसेस लगा के 130 मील के इलाके में 520 डिवाइसेस इस्तेमाल करना थी इनको। लेकिन जब इनको सियासी मैदान उस वक्त तो क्लियर नहीं मिला, जो कि अब शायद इसराइल और इसके आसपास के इलाके जो जिनके साथ इसराइल के भी तल्लुकात नॉर्मल हो गए हैं, तो ये इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं, जिस पे इनकी अभी नज़र है कि और बाकी सब का भी कि अगर ये नहर स्वीज़ अगर दोबारा बंद हो जाए, एक तरफ तो ये पैगाम हो सकता है चाइना को भी कि भाई हम एक जहाज़ लगा के आपको कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि चाइना को भी और साथ उसके इत्तेहादियों की भी ज़्यादातर जो है तजारत इसी से होती है। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान भी है कि 6 दिन अगर तजारत बंद रही है, तो अभी इसराइल को लग रहा है कि एक और नहर हो जिसकी वजह से लोग इधर से माल लेके जाएं और आमदन उनको। इसराइल का बहुत बड़ा मंसूबा है वहाँ पे, क्योंकि उनके पास तो पैसा भी बहुत है, वो तो 20 अरब डॉलर भी लगा सकते हैं जो उनका प्रोग्राम है इसमें लगाने का। और फिर बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, होटल्स और ये सब कुछ भी वहाँ पे ओपन किया जाएगा, तो दुनिया भर की तजारत भी होगी और दुनिया भर की सेहत भी होगी उसी साइड में। मिस्र तो अभी तक इस पोजीशन में नहीं है कि इसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा ले, यानी चौड़ाई में, ताकि हर वक्त ट्रैफिक रवान रहे यहाँ पे। तो अभी तो किसी बंदोबस्त के ज़रिए यहाँ से ट्रैफिक गुजारी जाती है, एक साइड से दूसरी साइड से, या दरमियान में जहाँ से डबल क्रॉस हो सकता है तो वहाँ फिर एक को रोक के दूसरे को पास किया जाता है वहाँ से। बहरहाल ये इसराइल का मंसूबा था जिस पे लगता है कि अभी अमल दरामद होगा। और साची थ्योरी कह लें या बात तो यही चल रही है कि शायद इसी वजह से इसको स्टक किया गया, नहीं तो इतना बड़ा शिप और इतनी सोफिस्टिकेटेड इसकी टेक्नोलॉजी और इतने इसमें जो आलात और कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये थके हुए इंडियन सेलर्स के हवाले करना इसको समझ से बालातर है। और फिर इन्होंने जाके स्टक वहीं पे किया जहाँ पे बिल्कुल एक ही लाइन थी, वो दूसरे गुजरने की जगह ही नहीं थी, तो 6 दिन तक ट्रैफिक वहाँ पे रुकी रही। तो अभी मिस्र को तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ऐसा हो गया तो, लेकिन कोई पता भी नहीं है। लगता यही है कि इनका कुछ प्रोग्राम है इसको इसराइल से गुजारने का भी, और इसराइल से एक और कैनाल निकालने का। बहरहाल अगर ये मालूमाती वीडियो लगी आपको तो इसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।